रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीए सेमेस्टर 4 के सिलेबस कोर 8 मिडिवल इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 3 अलाउद्दीन खिलजी रेवेन्यू एंड मार्केट पॉलिसी पर प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और बाजार नीति का वर्णन करें पर जानकारी दे रही हूँ। खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक प्रभावशाली शासक हुआ। उसने लगभग 20 वर्षों तक योग्यता पूर्वक शासन किया। उसने दिल्ली साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। इतना ही नहीं, उसने सुल्तान के पद की गरिमा एवं शक्ति पुनः स्थापित की तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति उसकी प्रशासनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग थी। संपूर्ण मध्यकाल में वही एकमात्र सुल्तान था जिसने प्रशासन के आर्थिक पक्ष को महत्व दिया और उसे संगठित करने का प्रयास किया। इसी कारण लेनपुल ने अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। अब हम चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के पीछे कारण क्या थे। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। ऐसे शासक की शक्ति का एकमात्र आधार उसका सैन्य बल होता है। विशाल सैन्य बल के कारण ही अलाउद्दीन ने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इस सैन्य बल के माध्यम से ही वह देश की बाह्य सुरक्षा एवं आंतरिक शांति प्रदान कर सका था। किंतु विशाल एवं अस्थायी सेना की व्यवस्था में प्रचुर धन की आवश्यकता थी। इस प्रकार अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य विशाल एवं अस्थायी सेना के व्यय का निर्वहन करना था। इस विषय में डॉक्टर सरन ने लिखा है कि राज्य के सीमित साधनों की सहायता से एक विशाल सेना की व्यवस्था करना ही वह मुख्य कारण था जिसने सुल्तान का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का मूल्य कम करने की ओर खींचा, जिससे कम वेतन प्राप्त करने वाले सैनिक भी सस्ती वस्तुएं प्राप्त कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सुल्तान इन सुधारों के द्वारा जनता की दशा सुधारना चाहता था, किंतु अलाउद्दीन जैसे निरंकुश शासक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। वास्तव में आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण मूल्यों में कमी करके सैनिकों को कम वेतन देकर विशाल सेना को संगठित करना था। अलाउद्दीन ने अपनी आर्थिक नीति के तहत राजस्व में वृद्धि किया और बाजार को विभिन्न उपायों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में वृद्धि करके राजकोष को भरने का प्रयास किया। इसके लिए उसने अमीरों से उनकी संपत्ति छीन ली। भूमि कर को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया तथा हिंदुओं से भूमि कर कुल उपज का आधा भाग कर दिया गया। प्रमुख हिंदुओं मुकद्दम, चौधरी आदि को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया। अलाउद्दीन ने उन जागीरों पर भी शाही अधिकार कर लिया जो उसके पूर्वगामियों द्वारा दी गई थी। व्यक्तियों को जो संपत्ति सरकार की ओर से मिली थी वह भी छीन ली गई। उसने भूमि की नाप भी करवाई तथा तदनुसार कर लगाया व वसूल किया। इससे आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। अलाउद्दीन ने अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया। राजस्व वसूल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई तथा उन्हें अच्छा वेतन भी दिया गया ताकि वे बेईमानी न करें। इस प्रकार इन सुधारों से शाही राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई और उसका बोझ किसानों, भूमिधरों, व्यापारियों व जनता के सभी वर्गों पर पड़ा, परंतु राजस्व का मुख्य भार हिंदुओं पर ही पड़ा, क्योंकि उनमें से अधिकांश का भूमि से घनिष्ठ संबंध था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का नियंत्रण किया। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति में बाजार नियंत्रण एक मौलिक प्रयोग था। इस क्रांतिकारी प्रयोग ने
अलाउद्दीन के शासनकाल को विशेष महत्व प्रदान किया। सुल्तान अलाउद्दीन की सैनिक व्यवस्था की सफलता उसके बाजार नियंत्रण पर निर्भर थी। सुल्तान ने एक विशाल सेना संगठित की तथा प्रत्येक सैनिक का वेतन भी निश्चित किया। यह वेतन इतना न था कि सैनिक व उसका परिवार भली भांति रह सके। वेतन बढ़ाने की स्थिति में अलाउद्दीन नहीं था, अतः उसने ऐसी नीति का पालन किया जिससे वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ सके। उसकी इस नीति को बाजार नियंत्रण नीति कहा गया है। बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से सुल्तान ने 4 प्रमुख कार्य किए। वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया, वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की, वस्तुओं का उचित वितरण किया, बाजारों का प्रबंध किया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर। भूमि कर बढ़ाकर व अन्य तरीकों से यद्यपि अलाउद्दीन ने अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी, किंतु वह आय विशाल सेना का व्यय वहन करने में सक्षम न थी। अतः अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने व मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया। उसने उन वस्तुओं की सूची बनवाई जिनकी आवश्यकता सैनिकों को दैनिक जीवन में पड़ती थी। यह सूची अत्यंत सावधानी से तैयार की गई थी तथा इसमें सैनिकों के प्रयोग की छोटी से छोटी वस्तु भी सम्मिलित थी। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों, मवेशियों, दास दासियों आदि की भी सूची बनाकर प्रत्येक के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। वस्त्र, शीशा व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी सूची में थी, अतः प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित हो गए। कुछ प्रमुख वस्तुएं व उनके मूल्य निम्न प्रकार से थे, जैसे अनाज में गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, दाल 5 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन। मवेशियों के लिए भी उन्होंने अलग बाजार की व्यवस्था की थी, जहां घोड़े 100 से 120% उच्च श्रेणी के, 80 से 90% मध्यम श्रेणी के, 60 से 70% तृतीय श्रेणी के। गाय का निर्धारित मूल्य 3 से 4%, भैंस 10 से 12%, बकरी 14 जीतल। दासों के बाजार में युवा दास 20% के मूल्य पर निर्धारित थे, साधारण दास 10 से 15% और दासी 5 से 12%। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के बाजार का भी निर्धारण किया। सराय अदल में वस्त्रों का व्यापार किया जाता था। सराय अदल में रेशमी कपड़ा 2 से 16%, सूती कपड़ा 6 से 24 जीतल निर्धारित मूल्य किए गए थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने वस्त्रों का भी मूल्य निर्धारित किया। सराय ए अदल में वस्त्रों का व्यापार किया जाता था। रेशमी कपड़ा 2 से 16%, सूती कपड़ा 6 से 24 जीतल तक था। बर्नी ने लिखा है कि इन वस्तुओं के मूल्यों से अन्य वस्तुओं के मूल्यों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दलालों का सफाया कर दिया व ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त किया। ये कर्मचारी क्रय विक्रय पर नजर रखते थे। समय समय पर व्यापारियों व दुकानदारों के बाट आदि की जांच की जाती थी। सुल्तान स्वयं भी छोटे लड़कों से बाजार से वस्तुएं मंगवाकर तौल व सामान की श्रेणी व उसके अनुसार मूल्यों की जांच करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि यदि वस्तुओं को सही समय पर बाजार में पहुंचाया न गया और किसी भी वस्तु का यदि बाजार में अभाव हो गया तो उसके मूल्य को स्थिर रखना असंभव होगा। उसकी बाजार नियंत्रण नीति की सफलता के लिए आवश्यक था कि बाजार में वस्तुओं का अभाव न हो। अतः सुल्तान ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने के लिए जो वस्तुएं राज्य में ही उत्पन्न की जाती थी
उनकी पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की। जो अन्य प्रदेशों में मंगाई जाती थी उनको मंगाने की उचित व्यवस्था की। जो वस्तुएं राज्य में उपलब्ध नहीं थी उन्हें विदेशों से मंगाने का प्रबंध किया। साथ ही वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदाम का निर्माण कराया। अनाज को उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने किसानों पर भारी कर लगाए। कर को देने के लिए किसानों को उपज सस्ते दामों में शीघ्र बेचनी पड़ती थी। कर के रूप में अनाज भी लिया जाता था। गांवों में महाजनों को तथा नगरों में व्यापारियों को अनाज प्राप्त होता रहता था। इसी अनाज को बाजार में निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता था। किसान अपने लिए सिर्फ उतना ही अनाज अपने पास रख सकते थे जितना उनके परिवार के लिए आवश्यक हो। शेष अनाज उन्हें सरकार को बेचना पड़ता था। इस नियम को कठोरता से पालन किया जाता था। इस नियम का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी अनाज की कमी नहीं पड़ती थी। अनाज के समान ही अन्य उपयोगी वस्तुओं की भी पूर्ति का प्रबंध किया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन कपड़ा बंगाल, सिंध तथा गुजरात से मंगाता था। कपड़ा खरीदने के लिए व्यापारियों को धन पहले ही दे दिया जाता था। व्यापारियों का लाभ भी सरकार ने निश्चित कर दिया था। इन व्यापारियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। इसी प्रकार सुल्तान बंजारों की सहायता से अरबी तथा तुर्की घोड़े खरीदता था। उसकी सेना में उच्च नस्ल के अरबी व तुर्की घोड़े थे। इस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन ने वस्तुओं की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में वस्तुओं का अभाव नहीं होता था तथा मूल्य स्थिर रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के उचित वितरण की व्यवस्था भी की थी। आपूर्ति व्यवस्था के समान ही सुल्तान ने वितरण व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया था। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र के बाजार में माल उपलब्ध होता था। प्रत्येक व्यापारी को उतना ही माल दिया जाता था जितना कि उस दुकानदार के क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक था। उपभोक्ताओं को आज्ञा पत्र दिए जाते थे, उन्हीं के हिसाब से वस्तुएं मिलती थी। प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवाने रियासत के कार्यालय में लिखवाना पड़ता था। समस्त व्यापारियों की सूची बनाकर उन्हें अनुमति पत्र दिए गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति के तहत जितनी व्यवस्थाएं की वे तभी प्रभावशाली हो सकती थी जब बाजारों का उचित प्रबंध किया जाता। अतः सुल्तान ने अत्यंत सक्षम बाजार की व्यवस्था की। उसने अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने रियासत कहलाता था। उसके कार्यालय में प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था। दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार में शहनाह होते थे। शहनाह का कार्य बाजार की संपूर्ण व्यवस्था को देखना होता था। शहनाह के अधीन बरीद होते थे जो घूम घूम कर बाजार के विषय में रिपोर्ट तैयार करके शहनाह को देते थे। दीवाने रियासत उसको सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त गुप्तचरों से भी सुल्तान को सूचनाएं मिलती रहती थी। गलत सूचना देने पर दंडित किया जाता था। सुल्तान ने जिस बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया था उसका पालन न करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि यदि कभी कोई व्यापारी कम तौलता था तो उसके शरीर से उतने ही भार का मांस काट लिया जाता था। अतः व्यापारियों को कम तौलने, अधिक मूल्य लेने अथवा किसी अन्य प्रकार की बेईमानी करने का साहस नहीं था। अलाउद्दीन की बाजार नीति का मूल्यांकन करें तो मूल्यों को नियंत्रित करके वह एक विशाल सेना रखने में सफल रहा। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी बाजार नीति अपने उद्देश्य को पाने में सफल रही थी। बर्नी ने सुल्तान अलाउद्दीन की बाजार नीति की सफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह नियमों के कठोरतापूर्वक लागू किए जाने, राजस्व को कठोरता से वसूलने, धातु के सिक्कों के अभाव व सुल्तान के भय से कर्मचारियों व अधिकारियों की ईमानदारी की वजह से सफल हुई। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति कई दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल रहा।
बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का संगठन उसकी इसी नीति के कारण संभव हो सका। अकाल, दुर्भिक्ष व सूखे के दिनों में भी अनाज की कमी नहीं हुई, जिससे अनाजों के मूल्य स्थिर रहे। इससे गरीबों को फायदा हुआ। अमीरों, जमींदारों व बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, परंतु अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति के कारण इसका कुछ दुष्प्रभाव भी हुआ। किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई। करों के भार से उनकी दशा पहले भी विशेष अच्छी नहीं थी। अब सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने से उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अधिकांश किसान हिंदू थे, अतः उनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। इस नीति से व्यापार को अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि व्यापारियों के लिए लाभ का अंश थोड़ा होता था, जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति उत्साह की कमी हो गई। कठोर दंड नीति के कारण भी लोग व्यापार करने से घबराने लगे। व्यापार की उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है। बाजार नियंत्रण नीति ने प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार सुल्तान की बाजार नियंत्रण नीति से प्रत्येक वर्ग, चाहे वह कृषक, व्यापारी, हिंदू, अमीर, जमींदार, सभी असंतुष्ट थे। अतः धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की कमजोरी यह थी कि यह अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। अतः अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही इस व्यवस्था का पतन हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप अपने घरों में पूरे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।